हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके पार्ट्स। हम इस सीरीज़ में कंप्लीट जो बेसिक सेल है उसके बेसिक स्ट्रक्चर और उसके अलावा उसके हर ऑर्गेनेल को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट पर विज़िट नहीं किया है तो आप एक बार विज़िट कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो 1 बाय 1 समझ में आए। तो आज हम करेंगे डिस्कस न्यूक्लियस के बारे में। अभी ये शायद हमारा ऑलमोस्ट है क्योंकि हमने लगभग सभी ऑर्गेनेल्स जो है कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनेल्स मिस होगा तो मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस, जैसे आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल का। और वैसे तो हर एक सेल ऑर्गेनेल की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, पर न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सो न्यूक्लियस एक तरीके का मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। बिकॉज प्रोकैरियोटिक में हमें पता ही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। तो ये आपको कम्प्लीटली डेवलप स्टेज में यूकैरियोट में ही देखने को मिलेगा। ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये किसी भी सेल का एक कंट्रोल सेंटर कहलाता है क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसको ये कंटेन करता है न्यूक्लियस। तो ये इस वजह से इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं। नाउ कम टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जो रॉबर्ट ब्राउन थे, एक साइंटिस्ट, एक बॉटनिस्ट थे स्पेशली, उन्होंने 1831 में इसको डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। सो वो एक स्कॉटिक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था जब वो एग्जामिन कर रहे थे प्लांट सेल को, राइट। उन्होंने बेसिकली जो ऑर्किड का जो प्लांट है उसकी जो सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस को देखा था, उसको ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोप में। तो तब उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था कि ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ न्यूक्लियस जो उनको वहाँ पे दिखाई दिया था। तो उन्होंने देखा कि एक तरीके का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है विद इन द सेल, तो उसको उन्होंने जो है न्यूक्लियस बोला। तो ऐसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। अगर हम लोकेशन की बात करें कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, तो ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी कि यूकैरियोट्स में सारे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा बात करें, जैसे मैंने अभी कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं जितने भी, उनमें ये एब्सेंट होता है। यूजुअली सेंट्रली लोकेटेड, जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है तो वहाँ पर एनिमल सेल में ये जो है सेंट्रल में लोकेटेड होता है। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो ये थोड़ा पेरिफेरल वाला जो रीजन है वहाँ पर लोकेटेड होता है। तो ये आपकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए न्यूक्लियस की, ये कहाँ पर होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्ट्रक्चर में देखिए, सो इट इज़ कॉमनली बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर एक तरीके का एनवेलप होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियर एनवेलप, राइट। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे इट कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि ये आपका देख सकते हैं। कुछ चीज़ें आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म में जितना भी वाटरी कंटेंट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस में जितना वाटरी कंटेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। देन यहाँ पर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन एक छोटा छोटा सा थ्रेड होते हैं इसके, बाकी क्रोमोसोम जो है इसका जो है लार्ज फॉर्म है। देन न्यूक्लियोलस आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन न्यूक्लियोलस है। एंड देन न्यूक्लियर पोर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, इसके बाहर साइड को आपको बहुत सारे पोर्स दिखाई देंगे, तो ये न्यूक्लियर पोर है। और बाकी आप इसके बाहर आप देख सकते हैं क्योंकि अंदर की तरफ को कवरिंग है न्यूक्लियस की सेंटर में, तो ये बाहर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो राइबोसोम है उससे कवर्डेड है। अभी हम 1 बाय 1 जो भी इसके पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। तो देखते हैं, तो ये एक तरीके का डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखना चाहें न्यूक्लियर एनवेलप को, तो मैं आपको इसका यहाँ से डायग्राम भी लेते चलूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस जो एनवेलप है न्यूक्लियर का वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। और आउटर मेम्ब्रेन में भी कंटिन्यूस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है यानी कि जो
आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो पाया जाता है, कंटिन्यूस होता है, कंटेन न्यूक्लियर पोर्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि एक एनवेलप है तो उसमें मटेरियल के एक्सचेंज के लिए बहुत सारे पोर्ट्स भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसमें आपको ये बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म सिमिलर है साइटोप्लाज्म के, बस साइटोप्लाज्म जो है सेल के सेंटर में है जिसमें सारे ऑर्गेनेल है, बट न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस का पर्टिकुलरली जो वाटरी सब्सटेंस है उसके लिए हम न्यूक्लियोप्लाज्म वर्ड का यूज़ करते हैं। इसको हम न्यूक्लियर सेप या फिर कैरियो लिम्फ भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप या कैरियो लिम्फ भी कहते हैं। ये एक तरीके का जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि इस न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा, जिसमें कि सस्पेंड रहते हैं न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ये वाला जो पोर्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म का, न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर है देखिए, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में इसमें लिखा है कि न्यूक्लियोलस और जो क्रोमेटिन है वो क्या होंगे, सस्पेंडेड रहते हैं, राइट। देन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं कह रही हूँ क्योंकि न्यूक्लियस मेन रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के सिंथेसिस के लिए, मतलब डीएनए को कंटेन करता है, क्योंकि जो मेन जो फंक्शन है इसका वो कैरी आउट है हमारी इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखना। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, देखिए क्रोमेटिन अगर पर्टिकुलरली वर्ड यूज़ होता है तो क्रोमेटिन का मतलब है जिसमें डीएनए भी होगा प्लस हिस्टोन प्रोटीन होगी, तो उसके लिए हम क्रोमेटिन वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। तो क्रोमेटिन का मतलब जहाँ पर डीएनए भी है और उसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं, यानी कि बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स। कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और यही जो क्रोमेटिन है जब वो कंडेंस हो जाता है, यानी कि जब पैक हो जाएगा कम्प्लीटली, तो वो बनाएगा डीएनए। सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम बनाएगा, वही जो डीएनए को कंटेन करता है और जितनी भी जीन्स की इन्फॉर्मेशन है उनको कैरी करता है। जैसे अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि क्रोमोसोम की यहाँ पर कहाँ पर लोकेशन है, तो आप ये देखेंगे सेल है। अभी हम इस न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को अगर हम थोड़ा हमने जूम करा है तो यहाँ पर आपको इस तरीके के क्रोमोसोम दिखेंगे, राइट। और उसके अंदर आपको ये डीएनए दिखाई देगा जिसमें आपको इस तरीके के जीन्स जो हैं वो दिखाई देंगे, जो कि पर्टिकुलर जो है कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर ट्रेट के लिए, हर कैरेक्टर के लिए जो है जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन कम टू द न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियस अगेन एक डेंस और राउंड बॉडी है, राउंड बॉडी है। इनसाइड्स न्यूक्लियस के अंदर जो है एक तरीके के राउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और ये जो है प्रोड्यूसेस राइबोसोमल आरएनए एंड फॉर्म्स राइबोसोम। ये जो है राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके बाहर राइबोसोम होता है, भी हमने पढ़ा था पहली वाले स्लाइड में जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम भी है, राइट। तो ये राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है। देन न्यूक्लियर पोर जो है ओपनिंग है, अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस के बाहर ओपनिंग होती है। ये अलाउ करती है पासेज ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल, यानी कि क्योंकि पोर का फंक्शन ही यही है कि किसी चीज़ को अलाउ करना या पास करना, सेल से बाहर जाने देना या फिर एंट्री देना अंदर। तो ये आरएनए, प्रोटीन और अदर जो मॉलिक्यूल है उनको पास करती है। रेगुलेट न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, और साथ ही जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है उसको भी रेगुलेट करता है न्यूक्लियर पोर। नाउ अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो पहला फंक्शन है कंट्रोल सेल ग्रोथ, यानी कि जितनी भी, क्योंकि ये सेंट्रल और कंट्रोल पॉइंट है न्यूक्लियस, तो ये सेल का ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन सबको कंट्रोल करता है। और स्टोर करता है हेरिडिटी मटेरियल, क्योंकि डीएनए के फॉर्म में यहाँ पर जीन्स अरेंज होते हैं, जीन्स होते हैं तो उनको स्टोर करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है। उसके अलावा जीन का एक्सप्रेशन, यानी कि जब क्रोमोसोम बनते हैं उसमें जो जीन्स होते हैं तो उसमें से कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, क्या ट्रेड बनेगा, क्या कैरेक्टर बनेगा, तो उसको ये है बेसिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अच्छा कंटेंट लेके आएँ और थोड़ा हमें ये भी पता चले कि कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।